कैसे हैं आप सब। डिस्कस करेंगे आज हम लोग ईवीएस, जो हमारी ईवीएस की लेक्चर वीडियो चल रही थी आपको, जैसे कि आपको पता है हमने आपके लिए ईवीएस की लेक्चर वीडियो का शुरू किया। आज हमारी लेक्चर वीडियो नंबर 7 है। इससे पहले हमने 6 वीडियो आपको लेक्चर वीडियो ईवीएस की करवा दिया है। जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में देखिए, या फिर मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाके आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। मैं सभी चीज़ों का प्लेलिस्ट दे दूंगा। सीडीपी का लेक्चर वीडियो, सीडीपी की टेस्ट सीरीज़, मैथ का लेक्चर वीडियो, मैथ की टेस्ट सीरीज़, ईवीएस की लेक्चर वीडियो, ईवीएस की टेस्ट सीरीज़, सभी चीज़ों का। तो सी टेट, यू पी टेट, रीट, एम पी टेट, एच टेट, जे टेट, सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ईवीएस पार्ट। जैसे कि आपको पता है प्रकाश संश्लेषण पे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। आज हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रकाश संश्लेषण के बारे में एक एक पॉइंट को यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने तथ्य आते हैं सभी को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इस तरीके से अगर हमने पहले लेक्चर वीडियो कर लेते हैं, लेक्चर वीडियो के बाद हम टेस्ट सीरीज भी करेंगे। तो चलिए आज का पहला लेक्चर वीडियो हम शुरू करते हैं। आज का लेक्चर वीडियो नंबर 7। तो स्वागत है आपका स्कूल टीचर एकेडमी में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। कंप्लीट नोट्स लेने के लिए 7634993536 नंबर पर व्हाट्सएप करके आप कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। नोट्स लेने के लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना होगा। अगर आप नोट्स लेते हैं तो आपको बुक की झंझट खत्म हो जाती है। सभी टॉपिक पर कंटेंट वाइज आपको नोट्स प्रोवाइड करा दी जाती है, ताकि आपकी बेहतर से एग्ज़ाम से अच्छी मार्क्स गेन कर सके, आप जॉब अचीव कर सकें 100%। जो एग्ज़ाम्स में हम लगभग 100%, हम ये कह सकते हैं, हम लगभग 100% इसलिए कह सकते हैं कि हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए प्रकाश संश्लेषण पर हम पूरी डिस्कस करते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण क्या है इसके बारे में पूरी डिस्क्राइब करेंगे। प्रकाश संश्लेषण को फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण सिर्फ हरे पौधे एवं कुछ जीवाणुओं में घटित होने वाली वह क्रिया है जिसमें पौधे के हरे भाग और ऊर्जा, सोलर ऊर्जा, ठीक है, सोलर एनर्जी को ग्रहण कर वायुमंडल से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 के नाम से जानते हैं, तथा भूमि से अवशोषित जल, जमीन से रूट यानी जड़ से जो पानी नमी के आधार पे जो पानी वो अवशोषित करते हैं, द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कैसे करते हैं? एक हरे पौधे क्या होते हैं? हरे पौधे कुछ जीवाणु जो घटित होने वाले सूर्य की ऊर्जा, सोलर एनर्जी को ग्रहण करते हैं, तथा वायुमंडल, जो हमारे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड। आपको यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं, इंसानों को रहने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? पेड़ पौधे की ज़रूरत होती है। इंसानों को रहने के लिए किसकी? पेड़ की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें पेड़ क्या देती है? ऑक्सीजन देती है। अगर बिना ऑक्सीजन, पेड़ हमें ऑक्सीजन नहीं दे तो हम एक पल भी जीवित नहीं रह पाएंगे। हमें जीने के लिए पेड़ की अति आवश्यक होती है। अब मोस्ट एक इम्पोर्टेंट एक पार्ट मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट को पता होंगे, फिर भी मैं डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूँ डिटेल में। तो हमें जीने के लिए पेड़ पौधे की ज़रूरत होती है। पेड़ पौधों को जीने के लिए हमारी भी ज़रूरत होती है। हम इंसान अगर नहीं रहेंगे तो पेड़ पौधे दुनिया में शायद रहेंगे, लेकिन उनके सोर्स कुछ और होंगे तभी। जैसे कि पेड़ पौधे जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वायुमंडल से, वायुमंडल के जब कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल के हिस्से में होती है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होती है। आपको ये बात नोट डाउन करनी होगी। अभी आपके रीट एग्जाम्स में पूछा गया था वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है। तो हम आगे वीडियो में इस सभी चीज़ों का, सभी गैसों का डिस्क्राइब डिटेल में करेंगे। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 0.03%, मतलब 10,000वां भाग। कितना? 10,000वां भाग का, ठीक है, एक तीन चौथाई होता है, ठीक है। कितना? 3/4 होता है। 10,000वां भाग में से 3% इसका होती है वायुमंडल में। तो वायुमंडल में से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पेड़ पौधे लेते हैं, तभी वो जी पाते हैं। अब तो होगी कार्बन डाइऑक्साइड की बात वायुमंडल से। जब हम लोग जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, तो मात्रा 0.03% है। तो पेड़ पौधे के जीने के लिए हमारी इसलिए ज़रूरत होती है कि हम जो गैस रिलीज़ करते हैं, जो भी हम छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं
तो वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, पेड़ में जाके पेड़ में मिलती है, पेड़ उसे ऑब्जॉर्व करते हैं। तो इस हिसाब से कहा जा सकता है कि हमें जीने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और पेड़ पौधों को जीने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। मतलब हमें जीने के लिए पेड़ की ज़रूरत होती है, पेड़ को जीने के लिए हमारी ज़रूरत होती है, क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करती है, तो बिना कार्बन डाइऑक्साइड के वो भोजन नहीं बना सकती पेड़ पौधा, और बिना ऑक्सीजन के हम लोग जीवित नहीं रह सकते। इतना मैं और ये बात बता दूँ, सिर्फ सिर्फ 21% जो हमें ऑक्सीजन मिलती है, ऑक्सीजन मिलने की 21% मात्र इतना ही परसेंटेज होती है जो ऑक्सीजन मिलती है हमें पेड़ पौधे से, पेड़ से मिलती है। कैसे मिलती है, पेड़ से मिलती है। बाकी हमारे पास 79% जो 69% जो आती है, 69%, 79% जो हमारे पास ऑक्सीजन आती है वो कहाँ से आती है। तो मैं इसके लिए एक भी बात बता दूं, ऐसे ऑक्सीजन हम समुद्र के पानी, समुद्र के अंदर जितने भी जीव रहते हैं वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। पेड़ पौधे, घास पतवार, बहुत सारी चीज़ समुद्र के अंदर पाई जाती है, क्योंकि समुद्र का एरियाज बड़ा है। तो समुद्र के अंदर जितने भी चीज़ पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा 79% हमें ऑक्सीजन समुद्र के अंदर से हमें प्राप्त होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए देखते हैं आगे पॉइंट पे। तो हम अब आपको एक बात समझ आ गया होगा कि हमें जीने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन पेड़ पौधे की ज़रूरत होती है, पेड़ पौधों को जीने के लिए हमारी ज़रूरत होती है। अगर हम इंसान इस दुनिया में, इस पृथ्वी से ख़त्म हो जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत हद तक कम हो जाएगी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत हद तक कम हो जाएगी तो पेड़ पौधों को उस चीज़ के लिए ऑब्जॉर्व करना थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि पेड़ पौधों की संख्या बढ़ जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में, हमारे वायुमंडल में कम हो जाएगी। ठीक है, एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में क्या होगी, हम इसकी मात्रा कम हो जाएगी, CO2 की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाएगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होगी तो पेड़ पौधों को जीने के लिए कठिनाई हो सकती है। तो हम गैस रिलीज करते हैं पहली, जो हम कूड़ा कचरा, जो हम लोग मानव इंसान जो कूड़ा कचरा फेंकते हैं, तो उसमें क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर बनती है, सड़ने से गलने से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जो उसे और पेड़ पौधे ऑब्जर्व करते हैं। पेड़ पौधे के बारे में डिस्कस करेंगे जब उसकी टॉपिक आएगी, तो पेड़ पौधे के बारे में बहुत लंबी लंबी टॉपिक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हम ईवीएस पढ़ रहे हैं। ईवीएस में हमारी क्या होती है, इन्वायरमेंट स्टडीज़ होती हैं, हमारे आसपास की सभी वस्तुओं। आपके दिमाग में एक थॉट आता है कि हम सिर्फ ईवीएस पढ़ेंगे तो मतलब पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे के बारे में पढ़ेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ईवीएस मतलब होता है इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का मतलब होता है हमारे चारों ओर जितनी भी चीज़ें होती हैं सभी को हम यहाँ पर इंक्लूड करके पढ़ते हैं, तभी हम ईवीएस को कंप्लीट ईवीएस पढ़ लेते हैं। जैसे कि प्रकाश संश्लेषण होता है, हमारे मृदा, वायु, गैस, सभी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, सिर्फ पेड़ पौधे के बारे में नहीं पढ़ते हैं। मत्स्य पालन, बहुत सारी चीज़ें जितने भी हम एटमॉस्फेयर में हमारे घटित होते हैं सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, तभी ईवीएस का चैप्टर कंप्लीट होगा। तो इसके लिए हम आपको टाइम टू टाइम डेली क्लास देते रहते हैं आपको। तो समझ आ गया, हमें जीने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन को पेड़ पौधे की ज़रूरत होती है, पेड़ पौधों को जीने के लिए हमारी ज़रूरत होती है। तो पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण कैसे बनाती हैं, तो सोलर ऊर्जा से, उसके बाद वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, उसके बाद जल से H2O लेते हैं, जल लेते हैं, मतलब हमारे पृथ्वी से जल के माध्यम से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। सभी चीज़ को मिलाकर किसका निर्माण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को ऑक्सीजन एवं जल सहायक उत्पादन बाई प्रोडक्शन के रूप में निष्कासित करते हैं। इस प्रक्रिया में कौन सी होती है, ऑक्सीजन सहायक होते हैं, ठीक है, बाई प्रोडक्शन होते हैं। पौधों में होने वाली यह प्रक्रिया हरित लवण पर्ण रहित, ठीक है, हरित लवण पर्ण रहित की उपस्थिति में संपन्न होती है। किस में होती है, हरित लवण पर्ण रहित की प्रक्रिया में उपस्थिति में सम्मिलित होती है। चलिए, प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण आपको ये याद कर लेना है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण का क्या है, रासायनिक समीकरण है। इसको बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आज तक हमारे सी टेट, यूपी टेट, बी टेट, एच टेट, किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम से मुझे नहीं लगता कि ये समीकरण पूछा गया था। और मैं आपको ये बात बता दूं, सभी कंपटीशन एग्ज़ाम्स में जिस भी कंपटीशन एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं, लगभग ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक समीकरण है। कौन सी है, रासायनिक समीकरण है। तो चलिए अब ऐसे समझ लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रकाश संश्लेषण से संबंधित प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न तथ्य निम्नलिखित हैं।
पहला प्रश्न है, देखते हैं। पहला पॉइंट है, प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक है, क्या ज़रूरी है। ये आपके सभी एग्ज़ाम्स में मैं आपको लिखित देता हूँ कि आपके सभी एग्ज़ाम्स में, सी टेट की एग्ज़ाम देते हैं आप, या रीट की एग्ज़ाम देते हैं, जे टेट की एग्ज़ाम देते हैं, या बी टेट की एग्ज़ाम देते हैं, यूपी टेट हो या सुपर टेट, एमवीएस, केवीएस, सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स में पहला पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में आवश्यक क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड हमने बता दिया, पानी जो जड़ से लेते हैं, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये चार चीज़ें हैं। ऑप्शन 1, 2, 3 और 4, ठीक है, 5 चीज़ें हैं। 1, 2, 3, 4, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल, हाँ 4 चीज़ें हैं, हमने मिसिंग कर दिया था यहाँ पे। 4 चीज़ें होती है, कौन कौन चीज़। प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल एवं प्रकाश संश्लेषण, सूर्य का प्रकाश, 4 चीज़ों की आपको ज़रूरत होती है वहाँ पर। ये बात आप याद रखेंगे क्योंकि बहुत बार इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। कितने चीज़, 4 चीज़, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। दूसरा पॉइंट देखते हैं, स्थलीय पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जो स्थल वाले पौधे होते हैं। हमने आपको कहा कि जल वाले भी पौधे होते हैं जिसमें 79%, कितने प्रतिशत, 79% क्या होते हैं, जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं हमारे महासागरों से, सागर महासागर से आते हैं। तो पृथ्वी पर जो होते हैं मात्र 21% ही ऐसे होते हैं जिनसे हमको ऑक्सीजन प्राप्त होती है। चलिए देखते हैं। स्थलीय पौधे की बात हो रही है, कौन से पौधे, जो जमीन पर पाए जाते हैं। स्थलीय पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जो हम भी छोड़ते हैं, और वायुमंडल में भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है, 0.03% होती है। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। जबकि जलीय पौधे जल में घुलित हुई कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, जो सागर महासागर में होते हैं, वहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हर पौधे को लेना कंपलसरी है। जब तक पौधा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेगा तो वो कभी भी अपना भोजन नहीं बना सकता। जैसे हम लोग ऑक्सीजन नहीं ले सकते, जी नहीं सकते, अगर वैसे ठीक उसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेंगे पेड़ पौधा तो वो जीवित नहीं रह पाएगा, अपना भोजन नहीं बना पाएगा। तो स्थलीय पौधा क्या करते हैं, आपको एक पॉइंट यहाँ पर याद रखना होगा। स्थलीय पौधा अपने कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं, वायुमंडल से लेते हैं। और जलीय पौधा कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं, जल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। वो स्थल के कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं लेते हैं। समझ में आ रहा। चलिए, क्लोरोफिल पत्तियों में हरे रंग का वर्णक है। क्लोरोफिल की बात आती है तो पत्तियों में क्या है, हरे रंग का वर्णक है। इसके 4 घटक हैं, इसके भी 4 घटक थे और इसके भी 4 घटक हैं। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरेटीन तथा जेंथोफिल, ठीक है। इनमें 4 घटक है। कितने घटक हैं आपको यहाँ पर याद रखना होगा, 4 घटक। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, जेंथोफिल। इनमें क्लोरोफिल ए एवं ए एवं बी हरे रंग का होता है। क्लोरोफिल ए एवं बी कैसे रंग का होता है, ए एवं बी हरे रंग का होता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट में से हम डिस्कस कर रहे हैं। ऊर्जा हस्तांतरण करता है, यह प्रकाश संश्लेषण का केंद्रक होता है, कौन, ए एवं बी। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। क्लोरोफिल के केंद्रक में मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है। क्लोरोफिल के केंद्र में मतलब सेंटर में, बीच में क्या होती है, सेंटर में एक मैग्नीशियम का परमाणु होता है। क्लोरोफिल प्रकाश में बैंगनी, नीला तथा लाल रंगों को ग्रहण करता है। क्लोरोफिल कौन से कलर को ग्रहण करता है, 3 ग्रहण करता है, बैंगनी करता है और नीला करता है एवं लाल करता है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, क्लोरोफिल प्रकाश से क्या क्या ग्रहण करता है, आपको याद हो गया। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की दर, लाल रंग से प्रकाश में सबसे अधिक एवं पराबैंगनी रंग प्रकाश में सबसे कम होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो रेट होती है, उनकी रेटिंग होती है, सबसे ज़्यादा लाल रंग की होती है और सबसे कम होती है बैगनी रंग की। याद रखिएगा आपको ये बात आपको एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं।
अगला पॉइंट देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया एक उपचयन, ऑक्सीडेशन, अपचयन, रिडक्शन की अभिक्रिया है। कौन सी क्रिया है? उपचयन की क्रिया है और अपचयन की क्रिया है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की अभिक्रिया है। इसमें जल का उपचयन ऑक्सीजन के बनने तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन ग्लूकोज के निर्माण का होता है। कार्बन डाइऑक्साइड किसका निर्माण करता है? ग्लूकोज के निर्माण करता है। CO2 किसका निर्माण करता है? ग्लूकोज के निर्माण का होता है। समझ आ रहा है? यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इससे क्वेश्चन बनते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में एक क्रिया में उपचयन एवं अपचयन होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अभिक्रिया होती है। इसमें जल का उपचयन ऑक्सीजन के बनता है। जल क्या बनता है? जल के माध्यम से ऑक्सीजन बनता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज का निर्माण करता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। पत्ती की कोशिकाओं में जल शिरा से परासरण एवं CO2 जिसको कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से विसर्जन के द्वारा होता है। अगला पॉइंट देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल पौधों की जड़ों के द्वारा अवशोषित किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में जो 4 घटक होते हैं, तो उसमें जो जल आती है, जल कहाँ से होती है? जड़ मतलब रूट जो होते हैं पेड़ पौधे के, जड़ जो जमीन की नमी से जोड़े रखते हैं, जमीन की जो पानी होते हैं उनको वो अवशोषित करते हैं एवं प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाला ऑक्सीजन इसी जल के अपघटन का होता है। अब याद इम्पोर्टेंट यहाँ पर एक बात आती है, जिस पौधे के आसपास जितनी अच्छी जल की मात्रा होती है, पौधों की नमी होती है, उनके पत्ते अच्छे होते हैं, उन पेड़ में पत्ते अच्छे होते हैं। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो सिर्फ पानी में निवास करते हैं, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो स्थल में निवास करते हैं, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो जहाँ पर भी कम होती है, मतलब पानी की मात्रा कम होती है वहाँ पर ऑक्सीजन पानी की मात्रा कम होती है और ज़मीन की नमी भी कम होती है, तो वहाँ पर भी वो रह लेते हैं। कुछ पेड़ नहीं रह पाते, कुछ पेड़ को बहुत अत्यधिक पानी होनी चाहिए। जो पेड़ को पानी मिलती अत्यधिक मिलती है, वो पेड़ के पत्ते बड़े होते हैं। आप नोटिस करेंगे जहाँ पर भी पेड़ के आसपास में नमी होती है, उस पेड़ के आसपास में बहुत ज़्यादा क्या होती है? पेड़ में पत्ते होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया वहाँ बहुत ज़्यादा होती है। इस हिसाब से पानी जो हम जल के माध्यम से लेते हैं पेड़ पौधे, उसमें अत्यधिक ऑक्सीजन रिलीज भी करते हैं। ठीक है, अपघटन प्राप्त होते हैं। जिस पेड़ पौधे के आसपास पानी अच्छी होती है, उसके पत्ते अच्छे बहुत बड़े होते हैं और बड़े घने पत्ते होते हैं। जैसे रेगिस्तान वाले पेड़ पौधे में वहाँ पर बिल्कुल भी ज़्यादा अधिक पत्ते नहीं होते और ऑक्सीजन भी वो रिलीज बहुत कम करते हैं। इसीलिए रेगिस्तानी इलाकों में बहुत ज़्यादा गर्मी देखी जाती है। और जिस एरिया में दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, इस तरीके से मिट्टी होती है, वहाँ मिट्टी के आसपास नमी होती है, तो वहाँ के पेड़ पौधे में क्या पाई जाती है? पेड़ पौधे में बहुत ज़्यादा पत्ते पाए जाते हैं, हरे भरे पाए जाते हैं, घने पत्ते पाए जाते हैं, प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है। अगर आसपास पानी की नमी और मात्रा होती है, तो उस वो पेड़ पौधा ऑक्सीजन भी ज़्यादा रिलीज करते हैं। ऑक्सीजन रिलीज कौन कर किस लिए कर कैसे होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन और जो जल लेते हैं उसी को ऑक्सीजन में रिलीज करते हैं अपघटन करके। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की 2 अवस्थाएं होती हैं। पहला अवस्था है प्रकाश रासायनिक क्रिया, और दूसरा होता है प्रकाश रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया। एक में प्रकाश होती है, एक में प्रकाश नहीं होती, डार्क केमिकल होती है। फोटो केमिकल रिएक्शन, दूसरे तो डार्क केमिकल रिएक्शन। चलिए दोनों को हम पढ़ लेते हैं, दोनों पॉइंट को। प्रकाश संश्लेषण क्रिया फोटोकेमिकल रिएक्शन, यह क्रिया क्लोरोफिल से ग्रेना भाग में उत्पन्न होती है। इसे हिल रिएक्शन भी कहते हैं। किसके हिल रिएक्शन कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक क्रिया में, प्रकाश के रासायनिक क्रिया में हिल रिएक्शन होती है। ठीक है, इस प्रक्रिया में जल का अपघटन होकर हाइड्रोजन आयन तथा इलेक्ट्रॉन बनता है। जल के अपघटन के लिए ऊर्जा प्रकाश से मिलती है। जल का अपघटन के लिए ऊर्जा कहाँ से मिलती है? प्रकाश से मिलती है, जिसको इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन होकर अपघटन होती है। ठीक है, इस प्रक्रिया के अंत में ऊर्जा के रूप में ATP तथा NADPH निकलता है, जो रासायनिक प्रकाशहीन प्रक्रिया संचालित करते हैं। इससे मेरे ख्याल से क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, बड़ा टॉपिक है ये। रासायनिक
प्रकाशहीन क्रिया, चलिए इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। हालांकि आपको पढ़ना होगा, 1-2 पॉइंट पढ़ लीजिए, पर मुझे नहीं लगता इन दोनों पॉइंट से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे नहीं जाते हैं। डार्क केमिकल रिएक्शन, यह क्रिया क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में होता है। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। क्या होता है? उपचयन नहीं होता, अपचयन होता होगा। शर्करा एवं स्टार्च बनता है। ठीक है, क्या बनता है? शर्करा एवं स्टार्च बनता है। तो 2 पॉइंट आप सिर्फ नोट डाउन कर लेंगे, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा याद करने के लिए आपको प्रकाश संश्लेषण की अवस्था होती है। अब यहाँ से 1 से लेके, यहाँ पर आप नोटिस करेंगे 1 से लेके 10 तक जितने पॉइंट हैं, 11 तक, हालांकि पॉइंट 11 तक हैं, 11 वाले उतने इम्पोर्टेंट तो है नहीं, लेकिन 1 से लेके जितने 10 तक होते हैं, 1 से लेके 10 तक जितने इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, सभी पॉइंटों में क्वेश्चन हर भर भर के पूछे जाते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। इसीलिए आपको क्या चाहिए? क्वेश्चन समझना चाहिए, क्वेश्चन आपको समझ के याद करनी होगी, ताकि एग्जाम्स में आपको इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे वो सारे आप राइट आंसर दे पाएंगे। तो इसके बाद हम जब टेस्ट सीरीज करेंगे तो टेस्ट सीरीज में सभी क्वेश्चन को इंक्लूड करेंगे और आप टेस्ट सीरीज में अच्छे से भाग लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।